केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा चुटकियों में ख़त्म कर देंगे माओवाद और फोर्स लग भी गई है काम पर और लगातार उन्हें सफलताएं भी मिल रही हैं। और इसी तारतम्य में एक बार फिर से जवानों को बड़ी सफलता मिली है। लाखों के माओवादियों को, इनामी माओवादियों को मार गिराया है लोहे की पहाड़ियों के पीछे। दंतेवाड़ा और बीजापुर का सीमावर्ती ये इलाका है। क्या कुछ बरामद किया गया है मौके से, जवानों ने कितने लाख माओवादियों को मार गिराया, साथ ही साथ क्या क्या हथियार बरामद किया गया है, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। सबसे पहले जो उन्होंने घटनास्थल से बरामद किया है उसमें देखें ये बीजीएल है, ये जिंदा बीजीएल है, बैरल ग्रेनेड लॉन्चर जो माओवादी खुद बनाते हैं। आपको अमूमन आजकल लगातार सभी मुठभेड़ों में इस तरह के हथियार मिलेंगे। साथ ही साथ ये लोहे के कारतूस, ये भी जिंदा हैं। ये लोहे के कारतूस जिस पर हमने पहले भी रिपोर्टिंग की है कि किस तरह से माओवादी अब जंगलों में इस तरह के हथियार निर्माण कर रहे हैं। ये हथियारों से ही, इन कारतूसों से ही इस तरह के बीजीएल दागे जाते हैं। साथ ही साथ ये सेल, 2 पेटियों में उनकी दवाइयाँ मिली हैं। बताया जा रहा है मौके से 6 माओवादी महिला हैं और 3 पुरुष हैं जिन्हें मार गिराया गया है। काफ़ी देर तक मुठभेड़ भी चली है और इस मुठभेड़ के बाद इन माओवादियों को मार गिराने में सफलता मिली है। डीआरजी और सीआरपीएफ के जवानों की ये संयुक्त कार्रवाई थी। जानकारी मिली थी कि लोहे की पहाड़ी के पीछे गमपुर और लोहा गांव के आसपास के इलाकों में एक कैंप माओवादियों का इस्टेब्लिश किया गया है, जिसमें माओवादी काफ़ी समय से वहाँ पर रुके हुए हैं और आगे की कोई रणनीति तैयार कर रहे हैं। जो हथियार मिले हैं उस पर बातचीत करते हैं। ये हथियार हैं जिसे 303 राइफल बताया जा रहा है यहाँ पर, और ये बीजीएल लॉन्चर है। देखिए यही है वो बीजीएल लॉन्चर जिससे कि वो जो बीजीएल बैरल ग्रेनेड लॉन्चर उसे फायर किया जाता है। ये 8 mm राइफल इसका नाम बताया गया है, KF। और साथ ही साथ ये 303 सरकारी राइफल है। ये मुझे लगता है कि किसी जवान से लूटा गया होगा। और ये जो सबसे बड़ा और सबसे ख़ास हथियार है ये SLR 7.62 mm का ये राइफ़ल है। ये भी जवानों से लूटा गया हथियार है। बीते दिनों हमने आपको रिपोर्टिंग के दौरान इस बात के बारे में बताया था कि 80% जवानों से लूटा गया हथियार अभी भी माओवादियों के ही कब्जे में है और लगातार चल रहे ऑपरेशन में कोशिश की जा रही है कि जवानों के वो जो हथियार हैं जो माओवादियों के पास हैं, जिससे वो जवानों से लोहा ले रहे हैं या जंग लड़ रहे हैं, उन्हें वापस रिकवर किया जाए। कुछ जिंदा कारतूस भी वहाँ पर बरामद किए गए हैं। और साथ ही साथ में ये 8 mm राइफ़ल है ये भी, और ये एक हथियार है 12 बोर। और साथ ही साथ मौके से और भी कुछ सामान बरामद किए गए हैं। बस्तर जी हैं सर, एक सेकंड मुझसे भी बात कर लें थोड़ा सा। सर एक बड़ी जस्ट 5 मिनट में ज्वाइन कर लीजिए, 1 मिनट। तो ये सुंदरा साहब हैं बस्तर जी, जिनके नेतृत्व में और दिशा निर्देश में सारे ऑपरेशन लॉन्च किए गए हैं। वो अभी अपने अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे, पता चलेगा कि कितने बड़े इनामी माओवादी मारे गए हैं, कैसे मुठभेड़ हुई। तब तक मैं आपको ये हथियार और दिखा दूं। ये सबसे ख़ास हथियार है और मुझे लगता है कि वो जो 25 लाख का इनामी एक माओवादी मारा गया है, वो ये हथियार लेकर चलता था, जो कि SLR राइफल है, ऑटोमेटिक वेपन है। आईजी साहब आ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर फिर से एक बड़ी सफलता मिली है जवानों को, और अच्छी बात यह है कि जवान पूरी तरह से सुरक्षित हैं। कौन कौन माओवादी मारे गए हैं और उनकी शिनाख्ती किस तरह से हुई है? जैसा कल 3 सितंबर को हुई मुठभेड़ में टोटल 9 माओवादी का डेड बॉडी रिकवर की थी। उसमें 6 महिला माओवादी भी शामिल है। उसमें अभी प्राथमिक तौर पर शिनाख्ती में DKSLC मेंबर रणधीर, जो मूलतः वारंगल तेलंगाना का रहने वाला है, उनके ऊपर 25 लाख के इनाम भी घोषित है, उसका आइडेंटिफिकेशन हुआ। साथ साथ जो एरिया कमेटी मेंबर्स है, जो बस्तर क्षेत्र के जो दरबा डिवीज़न और वेस्ट बस्तर डिवीज़न का 4 एरिया कमेटी मेंबर्स और PLJ प्लेटून नंबर 31 का 2 कैडर, इस प्रकार के टोटल 9 माओवादी कैडर्स का प्राथमिक शिनाख्ती हो गई है। उसका अभी डिटेल थोड़ी देर में हम शेयर कर लेगा। साथ साथ वेपन में देखा जाए तो एक SLR से लेकर 315 303 बोर राइफल और जैसा बीजीएल लॉन्चर्स है, मजल लोडिंग राइफल्स, इस प्रकार का कुल 11 वेपन भी कल के मुठभेड़ के पश्चात रिकवर किए गए थे और काफ़ी बड़ी संख्या में बीजीएल शेल्स भी रिकवर किए गए थे। इस हिसाब से देखा जाए तो कल की मुठभेड़ में माओवादी का काफ़ी बड़ी सेटबैक हुआ। सर क्या लगता है कि वहाँ और भी माओवादी थे या इतने ही माओवादी थे जिन्हें घेरा गया था? नहीं, जिस तरीके से उधर माओवादी का डेरा है और जो सूचना मिला उस हिसाब से लगभग 40-50 की संख्या में रहा होगा। आमतौर पर जो कभी भी मुठभेड़ होते हैं, मतलब जो जैसा फ्रंट में जो भी कैडर्स उनका एंगेज
करने के बाद फिर बाकी जो माओवादी कहीं ना कहीं जंगल काट लेकर भागने या छुपने में उनका इसमें ऐसा परिस्थिति बन जाता है। फिर भी हमारा और भी रीइंफोर्समेंट टीम्स सर्च कर रहे थे और उम्मीद है जिस घटना में और भी कुछ माओवादी का घायल हुआ होगा उसकी तलाश करने के लिए अभी एडिशनल फोर्सेस अभी आसपास इलाके में सर्च कर रहा है। सर थोड़ा सा इलाके के बारे में बताएं, कितना चैलेंजिंग है जवानों के लिए, लगभग कितना किलोमीटर पैदल चले होंगे जवान? जैसे जहाँ पर कल मुठभेड़ हुई थी जो दंतेवाड़ा और बीजापुर का सीमावर्ती इलाका, आमतौर पर जो इंटर स्टेट या इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स होते हैं वो जो नेचुरल बैरियर जैसा कोई पहाड़ी क्षेत्र होते हैं या नदी नाला क्षेत्र होते हैं उसी को एक इंटर डिस्ट्रिक्ट या इंटर स्टेट बॉर्डर के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसी हिसाब से देखें तो काफ़ी कठिन भौगोलिक परिस्थिति थी और अभी बरसात के समय में उन इलाका तक पहुँचना भी काफ़ी एक बड़ी टास्क रहता है। लगातार पानी भी गिरा था, उसके बावजूद भी सुरक्षा बल द्वारा उन इलाका तक सुरक्षित पहुंचा और उस अभियान का फाइनल एक अंजाम तक लेने में सफलता मिला है। सर क्या लग रहा है, केंद्रीय गृह मंत्री ने वो तारीख भी तय कर दी है कि मार्च 2026 तक, हालांकि उन्होंने रायपुर में कहा था कि पूरे देश से समाप्त कर देंगे, क्या लग रहा है कि जिस तरीके से विगत महीनों में जो माओवादी के खिलाफ एक रणनीति के तहत एक गंभीर रूप से अभियान संचालित की जा रही है, इसका परिणाम भी काफ़ी सकारात्मक रहा। जैसा मैं पूर्व में भी बताया था, बस्तर संभाग के अंतर्गत वर्ष 2024 में जो सर्वाधिक किसी भी जो साल में 153 से अधिक माओवादी की डेड बॉडी रिकवर की गई थी और ऐसा भी कई माओवादी जिसके मुठभेड़ के पश्चात हम डेड बॉडी रिकवर नहीं कर पाए थे, खुद माओवादी ने अपना विज्ञप्ति में स्वीकार भी किया है। उसी हिसाब से देखा जाए आंकड़ा और भी ज़्यादा है और जिस सभी इलाका में जो ऐसा कोई इलाका नहीं छोड़ कर रखा जहाँ पर सुरक्षा बल नहीं पहुँच पाए थे, अबुझमाड़ से लेकर उत्तर बस्तर डिवीजन एरिया है, अभी दक्षिण बस्तर डिवीजन एरिया में, पश्चिम बस्तर डिवीजन एरिया में, नेशनल पार्क एरिया और सीमावर्ती जो राज्य के साथ भी तालमेल करके अभियान संचालित कर रहे थे। उसी हिसाब से हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाला बहुत जल्दी माओवादी के खिलाफ हम और प्रभावी रूप से कार्रवाई करते हुए उनका गतिविधि को समाप्त करने के साथ साथ क्षेत्र के जनता के मनसानुरूप उनके जैसा सुरक्षा देने के अलावा इलाके में विकास कार्य को भी हम आगे गति दे सकते हैं। सर एक चिट्ठी मिली है सरकार की जिसमें अबुझमाड़ के इलाके में एक बड़ा सर्वे किया गया है ज़मीन का, जिसमें आर्मी का भी बेस कैंप बनाने की बातचीत चल रही है। तो क्या सर आर्मी का भी बेस कैंप बनेगा अबुझमाड़ में? जैसा सरकारी चिट्ठी है जो मुझे मिली है। जैसा अभी बस्तर संभाग के अंतर्गत ऐसा कोई भी इलाका है जो माओवादी के लिए सुरक्षित गढ़ के रूप में हम छोड़कर नहीं रखेंगे, उस हिसाब से अलग अलग रणनीति के साथ काम करेगा। लेकिन जैसा सुरक्षात्मक कारण से बहुत ज़्यादा डिटेल्स में मैं शेयर नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहूँगा, मतलब क्षेत्र की जनता के मंशानुरूप उनकी इलाका से माओवादी संगठन समाप्त हो ताकि उनकी आने वाला पीढ़ी सुरक्षित महसूस करे और उनकी किसी प्रकार का कोई जैसा कठिनाई को सामने ना करना पड़े, कोई आतंक विषय को उनको और पुनः मुकाबला करने की आवश्यकता ना पड़े। उसी हिसाब से शासन का हर कदम सोच समझ कर लिया जाएगा और उसी हिसाब से हम इसका आने वाला समय में जो अपना कार्य को क्रियान्वयन करेगा। बाकी सुरक्षात्मक कारण से बहुत ज़्यादा डिटेल हम खुलासा नहीं कर पाएगा। सर वो एक योजना चल रही है नियत नीलानार, क्या लग रहा है उसकी सफलता, उससे क्या कितना जमीन पर उससे सकारात्मक मदद मिल रही है पुलिस को? जैसा शासन के मंशा ये है, हमारा प्रत्येक सुरक्षा कैंप अपने आप में एक समग्रित विकास केंद्र के रूप में काम करते हुए इलाका में अभियान तो संचालित करेंगे, साथ साथ जो विकास कार्य के लिए भी एक वातावरण निर्मित करना है और क्षेत्र की जनता को बाहर की दुनिया से जोड़ने का एक कनेक्टिविटी भी देखने देना होगा हमको, ताकि अंदर उनके क्षेत्र के बच्चे बाहर की दुनिया तक जुड़ सकता और उन्हें शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य सुविधा सब प्राप्त हो सकता है। उसी के लिए जो नियत नीलानार एक इंटीग्रेटेड एक प्लानिंग है, कार्य योजना है, उसमें शासन के सभी विभाग इसमें अपना योगदान देगा और जैसा पूर्व में जो स्थानीय लेवल पर मतलब कलेक्टर, एसपी और सीएपीएफ ऑफिसर्स अपना तालमेल के साथ इसको कार्य को आगे ले जाते हैं, लेकिन अभी शासन ने इसको एक स्कीम के रूप में इसको स्वरूप दे रहा है। उसे सभी जिला अधिकारी के साथ साथ जो स्टेट लेवल के जो सेक्रेटरीज को भी एक मॉनिटरिंग रहेगा, उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा ताकि ये शासन का जो योजना सही तरीके से उसको क्रियान्वयन कर सकते हो। और ये अभी प्राथमिक स्तर पर ये योजना है, निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका अच्छा परिणाम हमको मैदान में देखने के लिए मिलेगा। एक आखिरी सवाल, 80% अभी कुछ आंकड़े मेरे पास मिले थे जिसमें जवानों से जो हथियार माओवादियों ने लूटा है उसका 80% हिस्सा अभी भी माओवादियों के पास में, ऑटोमेटिक वेपन्स की बात कर रहा हूँ। तो क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप? क्योंकि जैसा आर्म फोर्सेस से हमेशा जो वेपन माओवादी द्वारा लूट
लूटा जाता है वो ग्रेडेड वेपन्स रहते हैं, AK-47 SLR इंसास इस प्रकार का ग्रेडेड वेपन्स रहते हैं। और माओवादी का जो हमेशा एक मोडस ऑपरेंडी रहते हैं, कोई भी ग्रेडेड वेपन सबसे पहले उनके सीनियर फॉर्मेशंस का जो लेवल तक कैडर्स के पास पहुंचा जाते हैं, जो मुठभेड़ में सामने होते हैं, मतलब जो लोकल लेवल कैडर्स का या जैसा प्लेटून फॉर्मेशन इस टाइप का फॉर्मेशंस का कैडर होते हैं, जो अपना स्थानीय वेपन का जैसा प्रोपोर्शन में देखा जाएगा, मतलब मजल लोडिंग वेपन, कंट्री मेड वेपन्स, 303 इस टाइप के वेपन्स ज़्यादा तरफ उनके पास रहते हैं। इसलिए मुठभेड़ के पश्चात रिकवरी भी उसी हिसाब से ही होता है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो वर्ष 2024 में जितना भी हमारा मुठभेड़ हुआ था उसमें SLR, AK-47, LMG इस टाइप का ग्रेडेड वेपन्स भी काफ़ी बड़ी संख्या में रिकवर हुआ। हम उस लेवल तक पहुँच रहा है, अभी सीनियर माओवादी कैडर्स तक भी पहुँच रहा है, ग्रेडेड वेपन्स तक भी हम पहुँच पा रहे हैं। और उस हिसाब से बहुत जल्दी हम अन्य जो ग्रेडेड वेपन्स भी हम रिकवर करने में सफलता मिलेगा। और अभी जितना वर्ष 2024 में देखे जाएगा, मतलब पहले की तुलना में काफ़ी बड़ी प्रोपोर्शन में जो LMG से लेकर AK-47 इस टाइप के ग्रेडेड वेपन्स रिकवर की गई थी। बहुत धन्यवाद सर, बहुत शुभकामनाएं आपको बस्तर टॉकीज़ की तरफ से। तो ये वो दवाइयों की पेटी हटा ली गई, हालांकि ये BGL हैं। और साथ ही साथ सबसे ख़ास बात आपको ये बताता हूँ, ये जो राइफ़ल है, मैं आपको बताऊं कि मैंने बीते दिनों इस पर आंकड़े पे आपको एक खबर दिखाई थी कि कितने हथियार अब तक जवानों से माओवादियों ने लूटे हैं और सरकार ने कितने हथियार वापस रिकवर किए हैं। तो केवल 21.5% हथियार ही माओवादियों से वापस रिकवर किए जा चुके हैं और 80% ऑटोमेटिक वेपन्स आज भी माओवादी संगठन के पास में। किसी अधिकारी ने ये भी कहा था, पुलिस के अधिकारी ने, नाम न छापने की शर्त पर, कि ये सबसे बड़ा चैलेंज आज भी जवानों के लिए। और जब इस तरह के ऑटोमेटिक वेपन्स जवानों के द्वारा रिकवर किए जाते हैं किसी मुठभेड़ में, तो निश्चित ही तौर पर सभी जवानों का मोरल और भी ज़्यादा हाई हो जाता है। उन्हें लगता है कि उन्होंने एक बड़ी सफलता वाकई में हासिल की है, वो भी तब यदि जवान पूरी तरह से सुरक्षित हों। तो इस तरह से ये ऑपरेशन किया गया। दंतेवाड़ा SP भी हैं, उनसे भी हम भी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी करीबी से इस ऑपरेशन को लीड किया। सर, स्वागत है आपका बस्तर टॉकीज़ में। सर, ये बताएंगे कि ये एक बड़ी सफलता है, एक ऑटोमेटिक वेपन आप लोगों ने रिकवर किया, सारे जवान सुरक्षित हैं, उस इलाके में जाके किया जिस इलाके में पहुंचना बारिश में बहुत कठिन होता है। जवानों का मोरल कितना बूस्ट हुआ इससे, और क्या लगता है आगे इस तरह से किस तरह से और ऑपरेशन चलाए जाएंगे? जी, जैसा आपने कहा कि जो इलाका है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और बैलाडीला की पहाड़ी बहुत कठिन है और ऐसे मौसम है जहाँ मानसून का सीज़न है उसमें नदी नाले भर जाते हैं। इसके बावजूद जो 400 की नफरी है, जिसमें लगभग 350 की DRG की टीम और 50 CRPF की टीम ने सूचना पर ऑपरेशन लॉन्च किया गया। उन्होंने सही समय पर घेराबंदी की, उसमें मल्टीपल एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ 6 से 7 बार। जब वो पूरी तरह से घिर गए थे लगभग 40 से 50 की संख्या में, तो उन्होंने एक जगह से निकलने की जब पूरा ताकत झोंकी तो DRG की 8 नंबर टीम, उसके कमांडर प्रेम पोडियाम है, वहाँ से निकलने की कोशिश की। वो टीम ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया, उसकी अगल बगल की टीम ने भी उनको हेल्प किया और उसकी सहायता से हमें 9 नक्सली का शव बरामद हुआ। इसमें उनकी शिनाख्ती जब की गई तो लगभग उनके पास 8 लाख से अधिक का इनाम है। और जब हमने उसके बारे में पता किया तो इसमें दरभा और पश्चिम बस्तर डिवीज़न के साथ साथ दक्षिण और आंध्र उड़ीसा बॉर्डर डिवीज़न के भी सदस्य मौजूद थे। इसका मतलब है कि कोई ना कोई बड़ी मीटिंग या कोई रणनीति TCOC की समीक्षा बैठक जो वहाँ चल रही थी, जिसके लिए वहाँ पर आए हुए थे। इसमें जो मुख्य में DKZC रणधीर है, जिनके ऊपर 25 लाख का इनाम घोषित है। इसके अलावा 4 एरिया कमेटी सदस्य, 1 प्लाटून सदस्य और फिर गार्ड, और इसके तरीके से 9 टोटल नक्सली का शव बरामद किया गया है। क्या जो वेपन्स हैं, जैसे ऑटोमेटिक वेपन है और दोनों ये तीनों जो SLR है और 2 303 हैं, ये फैक्ट्री मेड वेपन्स है। बाकी जो है जैसे BGL लॉन्चर है, 315 है, 12 बोर है, भरमार है, ये तो वो लोग बनाते हैं। बट ये ऐसे वेपन्स है जो उन्होंने कभी ना कभी किसी फोर्स की हत्या करके उन्होंने इनसे लूटा होगा। तो ये भी एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि कि हम लोग, हाँ, ये बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अभी भी 80% हथियार जो है माओवादी संगठन के पास है जो लूटे गए हैं जी। 20% और बीते जो 6 महीना के ऑपरेशन है, एक सबसे सुखद आंकड़ा है कि सबसे ज़्यादा हथियार अभी रिकवर किए गए हैं बीते 6 महीना में, आप लोगों ने जिस तरह से काम किया है। सर, इन सभी जो ऑपरेशन हो रहा है, क्या उनको आप लोग और समीक्षा करते हैं या कभी कोई गलती हो जाती है उस पर भी आप लोग? क्योंकि मैंने एक माओवादियों का पत्र पढ़ा था जिसमें मैंने पढ़ा था कि वो लोग बहुत बारीकी से अपनी गलतियों पर समीक्षा करके आखिरी कैडर तक उसकी जानकारी पहुंचाते हैं कि गलतियां क्या है। तो क्या आप लोग भी इस तरह से जवानों के लिए करते हैं कि उनको भी बताया जाए कि ये गलतियां नहीं दोहराई जानी चाहिए? आप देखे होंगे 2024 में जैसे फोर्सेस नक्सलियों पे हावी रही हैं, लगभग हमें 153 नक्सली का शव बरामद हुआ है अलग अलग मुठभेड़ों में। तो जाहिर सी बात है, हर मुठभेड़ भले ही वो हमें सफलता दे या ना दे या हमें नुकसान दे, कोई भी ऑपरेशन जो होता है, सफलता मिले या ना
मिले या नुकसान हो, उसका हम लोग डिटेल में हम लोग उसमें चर्चा करते हैं कि क्या कारण था कि हमें सफलता नहीं मिली है, क्या कारण था कि हमें नुकसान हुआ, या क्या कारण था कि हमें सफलता मिली, और कैसे और सफलता इसको निकाला जा सकता है, जिससे कि फोर्स का मोराल भी और बूस्ट हो और हमें नुकसान कम हो, और जो क्षेत्र है जो नक्सल प्रभावित है वो नक्सल मुक्त हो और विकास की राह पे चल सके। तो हम भी डिटेल उसका वो करते हैं, और हर ब्रीफिंग में, हर मीटिंग में उसको जवानों को बताया जाता है, जैसे कि जो भी गलती हो या जो अच्छा कार्य है वो भी उन तक पहुँचे। सर महिला कैडर भी थे क्या इसमें? जी, इसमें 9 नक्सली के शव में 6 वो जो जवान हमारे गए हुए थे उसमें जी बिल्कुल डीआरजी में दंतेश्वरी फाइटर है। लगभग 100 की स्ट्रेंथ में, अगर मैं आपको बता रहा हूँ 350 अगर वहाँ पे डीआरजी के जवान हैं, तो इसमें आप पकड़ लीजिए लगभग 70 के आसपास महिला थी और अन्य जो पुरुष, ऐसे टोटल डीआरजी की, और इसके अलावा 50 की सीआरपीएफ की टीम जो ऑपरेशन में गई थी। सर एक आखिरी सवाल मेरे जहन में अचानक से आ गया, जो जवान सर्चिंग पर जाते हैं सर, कई बार मैंने उनसे पूछा कि आप खाने के लिए क्या ले जाते हैं, तो बताते हैं कि ड्राई फ्रूट लेके जाते हैं जिसमें चना, मिक्सचर और ये सब रहता है। सर किसी अधिकारी ने बताया था कि जवानों को ड्राई फ्रूट दिए जाते हैं जिसमें काजू, बादाम या पिस्ता, जो कि उनको ज़्यादा एनर्जी और प्रोटीन प्रोवाइड किया जा सके, क्योंकि उस इलाके में ज़्यादा लेकर जाना। तो सर ये ड्राई फ्रूट और ड्राई फूड में क्या फ़र्क है, मतलब देना क्या होता है? जी देखिए, अब देना हमें ये होता है जो जवान को एनर्जी दे वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे उसको खाने के लिए नहीं मिलेगा, ना किसी के पास जा सकता है, उसको अपना छुपाव हासिल करके रखना है। जाहिर सी बात है, प्रोटीन रिच फूड देंगे उसमें पानी की आवश्यकता ज़्यादा हो जाती है, तो हम लोग ऐसा फूड देते हैं मोस्टली ड्राई, जो उनको एनर्जी दे, और जो 24 घंटे, 36 घंटे, 48, 72 घंटे का जो ऑपरेशन है उसमें उनको एनर्जी प्रोवाइड करता रहे। हो सकता है वो प्रोटीन कम हो, बट प्रोटीन की हमें आवश्यकता है, कि उनकी एनर्जी हाई रहे वहाँ पे उनको महसूस ना हो कि एनर्जी कम हो रही है, बेहोश हो या ऐसा कुछ हो। तो हम लोग ये टीमों से भी डिस्कस किया जाता है कि आपको कोई पसंद आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, कि क्या इसमें भी मॉनिटरिंग होती है। जैसा मैंने आपको बताया, हम हर एक चीज़ डिटेल टू डिटेल, हर एक चीज़ पर हम लोग मॉनिटरिंग और उस पर मीटिंग करके फिर उनको सुधारने की कोशिश करते हैं हमेशा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आपको शुभकामनाएं एक बार फिर से बस्तर टॉकीज़ की तरफ से। तो ये सारे हथियार हैं और वहाँ पर कुछ मारे गए माओवादियों की दवाइयाँ और पिट्ठू हैं जो माओवादी उस वक्त अपने साथ रखे थे, जिन्हें रिकवर किया गया है, जिसमें सारे बैग के नंबर हैं। इन पिट्ठुओं में ही सारे सामान होते हैं और बहुत सारी दवाइयाँ हैं उसमें, आप देख रहे होंगे। तो ये एक सफलता मिली है जवानों को, और बड़ी सफलता इसलिए क्योंकि इसमें सारे जवान सुरक्षित हैं। और मुझे लगा बहुत डिटेल में इस पर बातचीत होनी चाहिए अधिकारियों से, इसलिए बातचीत को करते हुए उन हथियारों को दिखाया गया है, और अंत में वो भरमार भी है। ये भैया एक बार दिखा देंगे, दादा एक बार वाला हथियार को दिखा देंगे। ये भी रिकवर किया गया है वहाँ से, ऑटोमेटिक वेपन तो है लेकिन ये भी है। और मेरी एक माओवादी प्रवक्ता से मेरी अभी बातचीत हो रही थी किसी माध्यम से, तो उन्होंने बताया कि मारे गए जो लोग हैं वो सभी संगठन के लोग हैं। ये कई बार पुलिस के ऑपरेशन में आरोप लगते रहते हैं, कभी ग्रामीण लगाते हैं, कभी माओवादी भी लगाते हैं, लेकिन इस जो मुठभेड़ है इसको माओवादियों ने खुद स्वीकार भी किया है कि मारे गए सभी 9 लोग उनके संगठन के ही साथी थे। ये पूरा ऑपरेशन है, कोशिश करेंगे अभी भी कि ग्राउंड रिपोर्ट तक जाएं और उस इलाके को आपको दिखाएं, किस इलाके में जवान इतनी चुनौती से पहुँचे बारिश के समय में लोहे की पहाड़ियों को पार करके, और कैसा हुआ होगा मुठभेड़। ये जानकारी अगर आपको लगी हो कि सार्थक है, बातचीत सार्थक है, तो इस वीडियो को आप भी शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।